हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 4, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे मशीनरी एंड द एंजाइम्स हेडिंग से एनसीईआरटी में। पिछली 3 वीडियोस में हम इससे पहले का टॉपिक पढ़ चुके हैं। हम लोग सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, डीएनए की। अभी हम लोग डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी जानेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे कि इसमें बता रखा है कि जो लिविंग सेल्स होते हैं जैसे कि ई कोलाई, तो इनमें जो रेप्लिकेशन होता है वो सब उसको कैटेलाइज करते हैं एंजाइम्स। और जो एंजाइम होता है जो कि पॉलीमराइजेशन में हेल्पफुल होता है उसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम जो होता है वो पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है, किसकी? डीएनए की। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीमर, और पॉलीमर का मतलब होता है कि जो मोनोमर्स से मिलकर, बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर बनकर एक बहुत बड़ी चेन बनती है, या एक बहुत बड़ा जो चेन बनती है डीएनए की, उसको क्या बोलते हैं? हम पॉलीमर बोलते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डीएनए होता है वो इस तरीके से बाइफरकेट हो जाता है सबसे पहले, और उसके बाद इसमें पॉलीमराइजेशन होता है, यानी कि 1 न्यूक्लियोटाइड, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड न्यूक्लियोटाइड, फोर्थ न्यूक्लियोटाइड, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं इसमें, और ये क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। तो इसमें जो एंजाइम कैटेलाइज होता है उसको बोलते हैं हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये डीएनए की दूसरी जो स्ट्रैंड होती है, पैरेंटल स्ट्रैंड जो होती है, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है पॉलीमराइजेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिस प्रेजेंट होंगे उसकी जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगी उसके जो बेसिस होंगे वो उसी के कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। इसीलिए डीएनए डिपेंडेंट है और डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि डीएनए का पॉलीमराइजेशन में हेल्पफुल होता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। दूसरी क्या खास बात है इसकी कि ये एंजाइम जो है ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट एंजाइम है। इतना एफिशिएंट एंजाइम है कि ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को बहुत ही कम समय में जोड़ने की कैपेबिलिटी रखता है। आप लोग समझ सकते हैं कि जो ई कोलाई होता है उसमें 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर्स होते हैं, और एक ह्यूमन सेल में 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर होते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है, इतने लार्ज नंबर के जो बेस पेयर होते हैं उनको ऐड करने की, उनको पॉलीमराइज़ करने की, वो सिर्फ 18 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। यानी कि अगर हम उसको निकालें तो अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर्स पर सेकंड जुड़ते हैं, यानी कि 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 ऐसे करके करते 2000 न्यूक्लियोटाइड्स एक सेकंड में जुड़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये कितना फास्ट वर्क करता है। फास्ट तो वर्क करता ही है, लेकिन साथ साथ ये बहुत ही हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी शो करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी वर्क कर रहा है तो गलती कर देगा, एडेनिन की जगह ग्वानिन या फिर साइटोसिन जोड़ देगा। तो इसमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी होती है, कोई भी इसमें मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होती है। अगर मिस्टेक होगी तो क्या होगा? म्यूटेशंस होंगी। म्यूटेशंस यानी कि चेंज होगा डीएनए के सीक्वेंसेस में, जिसकी वजह से जो फिजियोलॉजी होगी वो उसमें भी अंतर पड़ेगा, वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा एक्यूरेट, इतना ज़्यादा फास्ट रेट से वर्क करती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा होगी। तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन है ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, और एनर्जी के लिए जो रिक्वायर्ड हमारा मॉलिक्यूल होता है उसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, यानी कि डीटीपी। ध्यान से समझना बेटा, ये एटीपी नहीं है, ये डीटीपी है, जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो होता है ये क्या करता है? ये एनर्जी प्रोवाइड करता है रेप्लिकेशन के लिए, जो कि नेसेसरी होती है। ठीक है, अब इसके डुअल पर्पस होते हैं। डुअल पर्पस का मतलब इसके 2 काम होते हैं इस डीटीपी के।
दो काम होते हैं। क्या क्या काम होते हैं? सबसे पहला काम तो ये होता है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए, डीएनए की पॉलीमराइजेशन के लिए। दूसरा काम इसका ये होता है कि ये एक्यूरेसी को चेक करता है, ठीक है, सबस्ट्रेट की तरह से एक्ट करता है, ठीक है। तो ये इसके दो काम होते हैं, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं कि और कौन कौन से एंजाइम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं डीएनए पॉलीमराइजेशन में। देखिए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, ये तो पूरी प्रोसेस को प्रोसीड करता है, यानी कि रेप्लिकेशन में मदद करता है, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ और भी एंजाइम होते हैं, जैसे कि डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज का भी वर्क होता है। कैसे वर्क होता है ये हम आगे जो हमारा ये डायग्राम है इसमें समझेंगे। तो ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डीएनए है इसमें आपको ये जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, ये ब्लू कलर की जो दिखाई दे रही है ये क्या होती है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड होती है, ठीक है। तो 5' to 3' to 5' ये पेरेंटल स्ट्रैंड है। पेरेंटल स्ट्रैंड में यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं ORI या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ से रेप्लिकेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से डीएनए जो होता है ये बाइफरकेट होना शुरू हो जाता है। अब जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होती है वो हमेशा 5' to 3' ही चलती है। आप देख रहे हैं ये एरो जो है ये इस तरफ है, ठीक है, 5 to 3 ही जा रही है, 5' to 3' ही जाती है। लेकिन जो एक साइड वाली जो स्ट्रैंड होती है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, यानी कि ये कंटिन्यूटी शो करती है। लेकिन जो दूसरी तरफ वाली स्ट्रैंड होती है इसको हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, क्योंकि ये बीच बीच में से क्या होती है, कटी हुई होती है। तो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो होती है इसको बाद में ज्वाइन करने का जो वर्क करता है वो कौन करता है, डीएनए लाइगेज, ठीक है। अब ये जो कटी हुई छोटी छोटी फ्रैगमेंट्स होती हैं डीएनए की, इनको एक साइंटिस्ट थे ओकाजाकी, उन्होंने डिस्कवर किया था और उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया था ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। यानी कि ये जो छोटी छोटी फ्रैगमेंट्स हैं इनको नाम रखा गया था ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो रेप्लिकेशन के जस्ट बाद ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं इनको जो जॉइनिंग का, इस तरीके से जो ये फ्रैगमेंट्स होते हैं इनका जो जॉइनिंग का वर्क होता है इसको कौन परफॉर्म करता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को देख लेते हैं। देखिए, रेप्लिकेशन फोर्क का क्या मतलब होता है। रेप्लिकेशन फोर्क का मतलब होता है कि जब डीएनए जो होता है वो इस तरीके से बाइफरकेट हो जाता है तो ये एक फोर्क की तरह से हमें दिखाई पड़ता है। फोर्क का मतलब होता है जिससे आप चाउमीन वगैरह खाते हैं तो वो फोर्क जो होता है, यानी कि बाइफरकेशन जिसका भी हो जाता है तो वो एक फोर्क की तरह से हमें दिखाई देता है, इसलिए हम इसको रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। उस रेप्लिकेशन फोर्क में हमेशा एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन होगा जो कि 5 to 3 होगा, यानी कि 5' से 3' पर ही पॉलीमराइजेशन होगा हमेशा, लीडिंग स्ट्रैंड में भी और लैगिंग स्ट्रैंड में भी, यानी कि कंटिन्यूस स्ट्रैंड में भी और डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड में भी 5 to 3 होगा, 5 to 3 होगा, ठीक है, कभी भी 3 to 5 नहीं होगा। अभी एक जो स्ट्रैंड होती है वो होती है कंटिन्यूस स्ट्रैंड, जो इस तरफ वाली बताई थी मैंने। दूसरी वाली जो होती है वो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड होती है। डिसकंटिन्यूस क्यों होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी फ्रैगमेंट्स होती हैं। उसके बाद जो बहुत सारी फ्रैगमेंट्स होती हैं उनको ज्वाइन कौन कराता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम ज्वाइन कराता है। जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस एरिया को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में जो डीएनए होता है उसको हम लोग एज ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए की तरह से भी यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। वो हम आपको बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में हम इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे कि किस तरीके से जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी
यूकारियोटिक सेल्स होते हैं जिसमें रेप्लिकेशन तो हो जाता है डीएनए का सिंथेसिस फेज में सेल साइकिल की, लेकिन सेल डिवीज़न नहीं हो पाती है। तो इसके चलते क्या हो जाता है, पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है सेल की एक ऐसी कंडीशन कि जिसमें जो डीएनए होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, जो क्रोमोसोम जितने होते हैं उसके वो डबल क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक सेल है और इस सेल में मान लीजिए 8 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं, तो 8 के डबल यानी कि 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो हो जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी रिजल्ट कब होती है, जब होती है जब डीएनए का रेप्लिकेशन तो हो जाता है, लेकिन रेप्लिकेशन के बाद किसी वजह से उसमें आगे की जो प्रोसेस होती है सेल साइकिल की यानी कि सेल डिवीज़न की वो नहीं हो पाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। ये भी आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉलीप्लॉइडी जो होती है ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर प्लांट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, एनिमल सेल में देखने को मिलती है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम जो होता है वो या तो इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़ होता है। तो इसमें आप लोगों ने जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स थे, क्लीनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये आप पढ़ चुके हैं। ये सब एग्जांपल है एन्यूप्लॉइडी के। तो पॉलीप्लॉइडी जो होती है ये सिर्फ प्लांट में होती है। तो पॉलीप्लॉइडी में एक क्रोमोसोम नहीं बल्कि पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो डबल हो जाता है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेट तो होता है बट सेल डिवीज़न नहीं हो पाती है। तो ये कंडीशन किस में होती है, ज़्यादातर प्लांट्स में होती है। क्या कहते हैं इसे, पॉलीप्लॉइडी। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया हो। ट्रांसक्रिप्शन, देखिए ट्रांसक्रिप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत ही ध्यान से समझने वाला टॉपिक है। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है आपका, जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। राइट, जो कि हमने सेंट्रल डोग्मा में हम लोग पढ़ चुके हैं। डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। राइट, सो ट्रांसक्रिप्शन भी किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी के ऊपर बेस्ड होता है। जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी है होती है डीएनए की, उसी के ऊपर बेस्ड रहता है। तो इसमें आरएनए जो होता है ये सिंथेसाइज होता है किससे, डीएनए की एक स्ट्रैंड से। राइट, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि जो डीएनए की स्ट्रैंड होती हैं उस दोनों स्ट्रैंड से डीएनए जो होता है वो कॉपी नहीं होता है, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड से कॉपी होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डीएनए होता है, मान लो कि ये डीएनए है, ठीक है, और इस डीएनए के सिर्फ एक ही स्ट्रैंड से मैसेंजर आरएनए जो होगा वो कॉपी होता है, दूसरी स्ट्रैंड से कॉपी नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर दूसरी स्ट्रैंड से भी कॉपी हो गया डीएनए आरएनए, तो ये दोनों आरएनए जो होंगे वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे और दोनों ही आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और फिर डबल स्टैंडर्ड जो मैसेंजर आरएनए हो जाएगा, उससे आगे की जो प्रोसेस होती है प्रोटीन सिंथेसिस की वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखिए, समझ लेते हैं कि ये डीएनए की एक स्ट्रैंड है और इस स्ट्रैंड में यहाँ पर एडेनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है। ये डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड है और दूसरी स्ट्रैंड में साइटोसिन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो ग्वानिन होता है, एडेनिन का, थाइमिन का एडेनिन होता है, ग्वानिन का साइटोसिन होता है और एडेनिन का थाइमिन होता है। ठीक है, ये दोनों डीएनए हैं। अब डीएनए से मैसेंजर आरएनए यहाँ पर फॉर्म होगा, तो मैसेंजर आरएनए में एडेनिन का कुछ जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो क्या बनेगा, थाइमिन नहीं बनेगा, यूरेसिल बनेगा।
ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, साइटोसिन बनेगा, क्योंकि आरएनए में साइटोसिन तो होता है, बस थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। और थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन बनेगा और साइटोसिन का ग्वानिन बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा मैसेंजर आरएनए फॉर्म हो जाता है। तो ये सिर्फ एक ही स्ट्रैंड से होता है। ठीक है, एक ही स्ट्रैंड से होता है, जैसे हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। दूसरी स्ट्रैंड से ये क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर यहाँ भी एक आरएनए फॉर्म हो जाता है तो जी का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो क्या बनेगा, सी। एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो बनेगा यू। साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो क्या बनेगा, जी। थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो क्या बनेगा, ए। तो आप लोग देख सकते हैं कि जी सी दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बॉन्ड बना लेंगे। एडेनिन और यूरेसिल दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। ग्वानिन और साइटोसिन भी कॉम्प्लीमेंट्री है, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। यहाँ पर भी बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, तो दोनों का बॉन्डिंग हो जाएगी और ये डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। तो जब आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है तो ये हमारे काम का नहीं होता है, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकती है। अगर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है तो ही ये हमारे काम का है, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से ही प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि किस तरीके से डीएनए से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब होता है कि ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो कहाँ पर होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो डीएनए में 3 रीजन्स में होती है। ठीक है, कौन कौन से 3 रीजन्स हो सकते हैं, फर्स्ट इज प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे होते हैं ये हम आगे देख सकते हैं, आगे देख लेते हैं। तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिख रहा है ये जो डीएनए है ये 3' और 5', यानी कि 5' से लेके 3' एक स्ट्रैंड है, जिसे हम बोलते हैं क्या, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। दूसरी 5' to 3' है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। सबसे पहले जहाँ हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट होगी, इस साइट को हम बोलते हैं प्रोमोटर साइट, लेकिन जहाँ पर ख़त्म होगी उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर साइट। और बीच की जो साइट होती है जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस एक्चुअल होती है, इस एरिया को बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलते हैं हम इसको, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि कहाँ पर क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए अब so there is a convention in defining the 2 strands of DNA in the structural gene of a transcription unit। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमारा होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो आप लोगों को थोड़ा एक फ़र्क नज़र आ रहा होगा। अभी लास्ट में जो हमने एंजाइम पढ़ा था वो पढ़ा था हमने डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है और पॉलीमराइजेशन भी किसका कर रहा है, डीएनए का। इसको बोलते हैं हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो कि रेप्लिकेशन में हेल्पफुल होता है। लेकिन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि डिपेंडेंट तो है किस पर, डीएनए पर, लेकिन पॉलीमराइजेशन किसका कर रहा है, आरएनए का। तो इसको हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो किस में हेल्पफुल होता है, ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, तो ये पॉलीमराइजेशन कराता है, एक ही डायरेक्शन में कराता है। कौन सी डायरेक्शन में कराता है, 5' to 3'। अब जो पोलैरिटी होती है टेम्पलेट स्ट्रैंड की वो क्या होती है, 3 to 5 होती है, इसीलिए इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। और जो दूसरी स्ट्रैंड होती है उसकी पोलैरिटी क्या होती है, 5 to 3' होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं।
इसका नाम ही सिर्फ कोडिंग स्ट्रैंड है, लेकिन ये कोड नहीं करता है किसको, मैसेंजर आरएनए को। मैसेंजर आरएनए को मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कौन होती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए बोलते हैं इसको बेटा, क्योंकि जो हमारा डीएनए होता है उसकी जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है, उसकी कोडिंग स्ट्रैंड के जैसी ही कॉम्प्लीमेंटरिटी जो होती है वो किसकी होती है, हमारे आरएनए की होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दे रखा है आपको, ये 3' एंड है, ठीक है, ये 3' एंड है और ये 5' एंड है, किसका, टेम्पलेट स्ट्रैंड का, टेम्पलेट स्ट्रैंड का। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड में मान लीजिए यहाँ पर GCA इस तरीके से आपको सीक्वेंस दे रखा है, और नीचे की तरफ कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड में भी आपको TACGTA इस तरीके से सीक्वेंस दे रखा है, यानी कि एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन, थायमिन का कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन, इस तरीके से ये टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड है किसकी, डीएनए की। ठीक है, ये डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड है, और ये इनके क्या है, बेस पेयर्स हैं। ठीक है, तो जो मैसेंजर आरएनए होगा वो किसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड का, और एग्जैक्टली किसके जैसा होगा, हमारी कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा होगा, तो इसीलिए इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए बनाइए और उसको मैच कीजिए कोडिंग स्ट्रैंड से, अगर वो मैच होता है तो मेरी बात सही है, ऑब्वियसली मैच होगा। ठीक, तो आगे हम चलते हैं, आगे बात करते हैं हम। तो देखिए 3 साइट मैंने आप लोगों को बता दी हैं, प्रोमोटर ये वाली साइट, टर्मिनेटर जो है दिस वन, एंड बीच की ये वाली जो साइट है इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, या फिर इसको हम ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन को हम ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो प्रोमोटर होता है ये लोकेटेड होता है 5' एंड पर, और स्ट्रक्चरल जीन जो होती है वो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। तो डीएनए जो होता है वो उसकी जो सीक्वेंसिंग होती है वो उसको कौन प्रोवाइड कराता है, आरएनए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, टर्मिनेटर होता है। तो टर्मिनेटर क्या होता है, क्या करता है, लास्ट जब ट्रांसक्रिप्शन पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो इस प्रोसेस को टर्मिनेट यानी कि बंद कर देता है इसको। ठीक है, तो टर्मिनेटर जो होता है वो 3' एंड पर डाउन स्ट्रीम नीचे की तरफ कोडिंग स्ट्रैंड पर लगा हुआ होता है। ठीक है, डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, एक बार देखिए। तो प्रोमोटर जो होता है ये 3' एंड पर ऊपर की तरफ अपस्ट्रीम लगा हुआ है, टर्मिनेटर जो होता है ये 5' एंड पर, ठीक है, नीचे की तरफ लगा हुआ है, और बीच में क्या है, हमारी स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये स्कीमेटिक स्ट्रक्चर होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। अब ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है ये पढ़ेंगे हम आगे। देखिए, जो ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो किस तरीके से होती है, किस तरीके से जीन जो होती है वो फॉर्म होती है। तो आप ये देखिए कि जो डीएनए होता है, जो डीएनए की जो स्ट्रैंड होती है, तो उससे जो भी हमारा आरएनए फॉर्म होता है उसमें कुछ जीन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिस्ट्रोन बोलते हैं। सिस्ट्रोन बेसिकली क्या होती है, सेगमेंट होती हैं डीएनए की। ठीक है, और ये क्या करती हैं, ये एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करती हैं, यानी कि डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनता है, उस मैसेंजर आरएनए की जो छोटी छोटी स्ट्रैंड होती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट्रोन बोलते हैं। और ये सिस्ट्रोन से आगे चल के क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। प्रोटीन यानी कि पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन एक ही बात है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड एक ही बात है। पॉलीपेप्टाइड क्यों बोलते हैं प्रोटीन को, क्योंकि प्रोटीन का मतलब होता है कि बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर जो बनती है उसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन।
ठीक है। अमाइनो एसिड्स के बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर प्रोटीन, राइट। अब बात करते हैं हम कि देखिए जो हमारा जो स्ट्रक्चरल जीन होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, वो मोनोसिस्ट्रोनिक भी हो सकता है। मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक सिस्ट्रोन हो। दूसरा ये पॉलीसिस्ट्रोनिक भी हो सकता है। पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे सिस्ट्रोन हों, ठीक है। मोनोसिस्ट्रोनिक जो होता है ये होता है सिर्फ और सिर्फ यूकारियोट्स में। यूकारियोट्स मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जिनका जो सेल साइज़ है वो बड़ा है, प्रॉपर सेल न्यूक्लियस है, प्रॉपर न्यूक्लियर एनवेलप है, सभी सेल ऑर्गेनल्स उनके सेल में प्रेजेंट हैं। तो जो प्रोकारियोटिक सेल होता है वो, उसमें जो स्ट्रक्चरल जीन होती है वो कैसी होती है, मोनोसिस्ट्रोनिक, यानी कि सिंगल सिस्ट्रोन प्रेजेंट होता है। लेकिन जो बैक्टीरियल या फिर प्रोकारियोटिक सेल जो होता है उसके अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन होती है वो कैसी होती है, पॉलीसिस्ट्रोनिक, यानी कि बहुत सारे सिस्ट्रोन्स वहाँ पर जुड़े हुए होते हैं स्ट्रक्चरल जीन में, ठीक है। अभी जो हमारी मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन होती है बेटा, इसमें दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें होती हैं, एक्सोन्स और इंट्रोन्स। यहाँ पर एक्सोन जो हैं ये हमारे काम के होते हैं, यानी कि एक्सोन्स जो होते हैं ये ही कोड करते हैं किसको, प्रोटीन को। इंट्रोन्स का कोई वर्क नहीं होता है। तो इंट्रोन्स सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, एक्सोन्स को अलग रखने के लिए सिर्फ उनके बीच में लगे हुए होते हैं। इंट्रोन्स का वर्क नहीं होता है, ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन होते होते ये इंट्रोन्स को रिमूव कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो बेटा ट्रांसक्रिप्शन जो है ये हम दो अलग अलग सेल्स में अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। कैसे, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकारियोट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकारियोट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकारियोट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकारियोट्स। प्रोकारियोट्स यानी कि जितने भी बैक्टीरियल सेल्स होते हैं जिनमें सेल एनवेलप नहीं हो, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है और सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, तो वो जो प्रोकारियोट्स होते हैं हम उनकी बात करते हैं, ठीक है, कि उनमें ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, इसमें जो मेजर टाइप के जो आरएनए प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखिए मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसफ़र आरएनए होता है और राइबोसोमल आरएनए होता है। 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ये तीनों आरएनए जो होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं। तीनों का ही अपना अलग अलग काम होता है, तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जो मैसेंजर आरएनए होता है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, जुड़ते हैं, और जिसकी वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। कैसे होता है बेटा, 3 स्टेप होते हैं इसमें। कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। कैसे होते हैं एक बार समझ लेते हैं हम। देखिए इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डीएनए होता है सिंपल स्ट्रक्चर में, ये इसकी क्या होती है, कौन सी स्ट्रैंड बताई थी मैंने, एक तो बताई थी टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये वाली तो होती है टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो दूसरी वाली होती है ये कौन सी होती है, कोडिंग स्ट्रैंड। यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर शुरू में प्रेजेंट होता है आपका प्रोमोटर, लास्ट में होता है आपका क्या, टर्मिनेटर, और बीच में क्या होती है आपकी स्ट्रक्चरल जीन जहाँ पर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये बताया था मैंने। तो वो तो बेटा सिंपल डायग्राम था। अब जो एग्जैक्टली किस तरीके से होता है वो देख लीजिए आप। तो देखिए ये 3 डैश एंड है और ये 5 डैश एंड है, रेड वाले का दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो ये जो हमारी रेड वाली स्ट्रैंड है ये कौन सी है, ये हमारी है बेटा टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो ये ब्लू वाली है ये हमारी कौन सी है, कोडिंग स्ट्रैंड। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इनिशिएशन हो रहा है। इनिशिएशन यानी कि शुरुआत हो रही है किसकी, मैसेंजर आरएनए के फॉर्मेशन की, यानी कि
ट्रांसक्रिप्शन की, और यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। और ये जो बीच का जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। तो किस तरीके से होता है, देखिए प्रोकार्योट्स में बेटा 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, तो इनिशिएशन में क्या होता है, शुरुआत होती है किसकी, मैसेंजर आरएनए के फॉर्मेशन की, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की। तो इसमें जो प्रोमोटर साइट होती है, प्रोमोटर यानी कि जो शुरुआत वाली, जो यहाँ पर प्रोमोटर साइट नहीं बताई थी मैंने, प्रोमोटर साइट होती है, उसमें जुड़ता है क्या, एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये जो सिग्मा फैक्टर आप लोग देख रहे हैं ना, सिग्मा फैक्टर, और ये जो ऑरेंज कलर का आप लोगों को ओवल शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो ये जो है ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर साइट पर जाकर ऐड हो जाता है, और प्रोमोटर साइट पर जाकर ऐड होने के बाद ये यहाँ से मैसेंजर आरएनए को क्या करता है, बनाता है, सिंथेसाइज कराता है। तो जैसे जैसे ये जो प्रोमोटर है ये आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही हमें ये आरएनए की जो स्ट्रैंड होगी ये मिलती जाएगी। तो सेकंड स्टेप को हम बोलते हैं इलोंगेशन, यानी कि आरएनए जो होता है ये हमें मिलता है, बनता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप जो होता है ये क्या होगा, टर्मिनेशन, यानी कि ये वाली जो साइट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर बोलते हैं। टर्मिनेशन का मतलब होता है प्रोसेस को एंड हो जाना। भाई हमें आरएनए तो मिल गया है, स्ट्रक्चरल जीन से जितनी स्ट्रक्चरल जीन थी उतना बड़ा हमें आरएनए तो मिल गया है। तो लास्ट में जो टर्मिनेटर जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि टर्मिनेटर जो पोजीशन होती है, उस पोजीशन से जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है ये अब हट जाता है, क्योंकि इसमें रो फैक्टर जो होता है ये आकर इसको बाइंड कर लेता है। तो रो फैक्टर के बाइंड करने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो अपना काम को ख़त्म करके अपने घर वापस आ जाता है। बचता क्या है हमारे पास, हमारा मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन की किस में होती है, प्रोकार्योट्स में होती है, यानी कि बैक्टीरिया में होती है। अब ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम प्रोसेस पढ़ेंगे तो वो किस में पढ़ेंगे, हम यूकारियोट्स में पढ़ेंगे। और यूकारियोट्स की प्रोसेस जो है वो थोड़ी लेंदी भी है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है, तो इसको हम कल करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे।